हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास के बारे में देखे थे। क्लास क्या होता है, क्लास का ज़रूरत क्यों पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्लास हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केवल उसका एक जनरल फॉर्मेट देखा था, क्लास को डिफाइन करने का, कि जनरल फॉर्मेट उसका होगा क्या। तो चलो आज हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हम लोग क्लास डिफाइन कैसे करेंगे, उसका एग्जांपल लेते हैं और कंप्लीट वे में क्लास डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो एक सपोज करो, हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन क्या क्या रखेंगे। तो उनका रोल नंबर, उनका नाम, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेते हैं और इन पर फंक्शंस क्या बनाएंगे उस पर फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम बताए थे, क्लास डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं। मान लो कि हमने क्लास का नाम दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के लिए डेटा मेंबर्स हम लोग रख लेते हैं क्या क्या। तो एक रख लेते हैं रोल नंबर, इंटीजर टाइप ले लेते हैं उसको, INT रोल। नेम कैरेक्टर एरे टाइप होगा, कैर नेम। साइज का मान लो 20 दे दिए, मैक्सिमम 19 कैरेक्टर का ये नेम एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद हम लोग मार्क्स को और एवरेज को फ्लोट में ले लेते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेते हैं। फ्लोट, एवरेज ले लेते हैं। तो ये सब डेटा मेंबर्स हमने ले लिया। काम क्या करना है हमको, तो इन सभी डेटा मेंबर्स के लिए वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर हम लोग स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करेंगे कि उसका ग्रेड क्या होगा। अगर मान लो कंडीशन ये देते हैं कि अगर 60% से ज़्यादा उसका एवरेज मार्क्स है तो ग्रेड ए है, 45 से 60 के बीच में है तो ग्रेड बी, 30 से 45 के बीच में है या फिर 35 से 45 के बीच में है तो ग्रेड सी, अदरवाइज ग्रेड एफ। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि डेटा मेंबर्स तो हम लोग डिफाइन कर लिए, अब फंक्शंस हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास के मेंबर के रूप में जो इन डेटा मेंबर्स पर काम करेगा। यहां पर और एक महत्वपूर्ण बात जो तुमको समझना जरूरी है कि हम यहां पर कोई भी एसएस लेवल नहीं दिए हैं। और याद करो लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि जब शुरुआत में ही हम लोग एसएस लेवल नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सारे मेंबर्स प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। तो ऐसा है कि जब प्राइवेट मेंबर हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं या प्राइवेट मेंबर बनाते हैं किसी क्लास का, तो नन मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नन मेंबर फंक्शंस के मदद से हम लोग उन पर काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए इंटरफेस के रूप में यहां काम कौन करेगा, तो मेंबर फंक्शन। और जनरली मेंबर फंक्शंस को हम लोग पब्लिक में रखेंगे ताकि हम उनके मदद से इन डेटा मेंबर्स पर काम कर सकें। अगर हम लोग मान लो मेंबर फंक्शंस को भी प्राइवेट बना दें, डेटा मेंबर भी प्राइवेट है, तो नन मेंबर फंक्शन जैसे मान लो हम लोग वाइड मेन जो बनाते हैं, मेन फंक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमारा मेन से ही स्टार्ट होगा, तो क्या होगा कि मेन फंक्शन जो है ना तो इसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा ना ही डेटा मेंबर को, तो कोई काम का नहीं रहेगा ये क्लास। तो कोई ना कोई इंटरफेस हमको चाहिए
जो इन डेटा मेंबर्स पर काम कर सके, तो वो मेंबर फंक्शंस को हम लोग जनरली पब्लिक में रखेंगे। तो पब्लिक हम लोग फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। एक हम लोग फंक्शन बना लेते हैं रीड डेटा नाम से, जो कि इन सभी डेटा मेंबर्स के लिए जिसके लिए जरूरत है, जैसे रोल नंबर, नाम, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, ये इनपुट कराएंगे इस फंक्शन के मदद से। इसका काम है कि इन सभी डेटा मेंबर्स के लिए वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मांगेगा यूजर से। फिर हम लोग आते हैं void calc avg, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। और फिर एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डेटा नाम से, जो हम जो वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहें वो डिस्प्ले करा ले। जैसे हम रोल नंबर, नाम और उसका ग्रेड डिस्प्ले करने के लिए ये फंक्शन बना लेते हैं। यहां पर मेरा क्लास डेफिनेशन एंड हो गया, ये सेमीकोलन दे दिया। तो तुम देखो, ये हम लोग वही फॉर्मेट फॉलो किए हैं जो लास्ट वीडियो में हमने क्लास के बारे में देखा था, क्लास डिफाइन करने के बारे में। लेकिन क्या ये मेरा काम कंप्लीट हो गया? क्या कोई ये जो भी फंक्शन हम लोग डिक्लेयर किए हैं, क्या ये सभी फंक्शंस कोई काम कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस फंक्शंस के लिए हमने कोई कोड अभी लिखा नहीं है। ये सिंपली केवल एक डिक्लेरेशन है। तो ये क्लास का डेफिनेशन तब जा करके पूरा होगा जब हम इन फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे मतलब कहने का कि इन फंक्शंस के लिए हम लोग कोड लिखेंगे, कोडिंग करेंगे इनका। तो अब क्या है कि क्लास का जो मेथड्स है या क्लास का जो मेंबर फंक्शंस है, उसको हम लोग 2 जगहों पर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास 2 विकल्प हैं उनको डिफाइन करने के लिए। या तो हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन करें, जैसे अभी यहां डिक्लेरेशन खाली दिए हैं, क्लास के बाहर डिफाइन कर दे, या फिर हम लोग क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन कर दे। जहां पर अभी हम डिक्लेरेशन लिखे हैं ना, यहीं पर हम लोग उसका कोडिंग कर दें। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास के बाहर डिफाइन करने से। तो हम पहले लिख दें कि मेंबर फंक्शंस कैन बी डिफाइंड। क्या हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन या फिर इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास है, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो चलिए इन दोनों पर हम लोग एक एक करके आते हैं। तो पहला हम लोग डिफाइन करें मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो जब फंक्शन को हम लोग क्लास डेफिनेशन के बाहर डिफाइन करना चाहेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? तो देखो, जब क्लास डेफिनेशन के बाद हम कोई फंक्शन डिफाइन करें तो ये हमको सिस्टम को बताना पड़ेगा कि वो जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो उस क्लास का मेंबर है जो पहले क्लास डिफाइन किया हुआ है। तो उसके लिए तरीका क्या होगा? तो हम लोग जब फंक्शन डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, तो वी हैव टू
यूज फुल फंक्शन नेम or we can say qualified name as below। इस तरह से क्या, तो क्वालिफाइड नेम हम लोग किसको कहते हैं, तो क्लास नेम के साथ ये एक ऑपरेटर लगेगा, 2 बार कॉलम का सिंबल है, और फिर फंक्शन का नाम। ये क्वालिफाइड नेम कहलाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये फुल नेम ऑफ द फंक्शन है। और ये तरीका होगा फंक्शन का नाम लिखने का जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। ये जो ऑपरेटर बीच में है इसको हम लोग कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो जब हम लोग फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को केवल क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं और उसको डिफाइन करना चाहते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, तो फंक्शन का जो नाम हम लोग देंगे वो इस तरह से देंगे कि क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जहां पर 2 कॉलन है, और फिर फंक्शन का नाम। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, या फिर फंक्शन का हम लोग कोडिंग करते हैं। तो तरीका क्या होगा कि फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप सबसे पहले देंगे फंक्शन डिफाइन करते समय, फिर क्लास नेम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम देंगे, फंक्शन नेम, फिर अपना इसका जो पैरामीटर लिस्ट है अगर इसको जरूरत है तो पैरामीटर लिस्ट देना पड़ेगा, और फिर यहां पर बॉडी ऑफ फंक्शन रहेगा, बॉडी ऑफ फंक्शन, और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये तरीका होगा जब हम किसी फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहेंगे, तो वो देखने में कुछ इस टाइप का होगा। इसको चलो एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो लास्ट एग्जांपल हम लिए थे क्लास का, वही हम लोग कंसीडर करते हैं कि सबसे पहले तो भाई क्लास हमारा है जिसका नाम है स्टूडेंट। हमने एक डेटा मेंबर लिया था रोल नंबर, फिर नेम साइज 20, फ्लोट, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का मार्क्स, और मैथ्स। और एक वेरिएबल हम लिए थे एवरेज, एवीजी। ये सब प्राइवेट मेंबर्स हैं क्योंकि हमने कोई भी लेवल स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर हम चाहें तो यहाँ प्राइवेट लिख भी सकते हैं, अगर प्राइवेट लिख भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी लिखे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही है। पब्लिक में आते हैं, पब्लिक वॉइड रीड डेटा, पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं चाहिए हमको, वॉइड लिख दिया। इसको किसी पैरामीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट इन डेटा मेंबर्स पर काम कर सकता है क्योंकि ये क्लास का मेंबर है। फिर वॉइड कैल्क एवरेज, इसको भी किसी रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है, पैरामीटर का रिक्वायरमेंट नहीं है। और फाइनली प्रिंट डेटा, वॉइड, इसको भी किसी पैरामीटर का जरूरत नहीं है। ये हमने क्लास डेफिनेशन एंड कर दिया। तो ये हमारा क्लास का डेफिनेशन हो गया जहां पर हमने ये तीनों फंक्शन को केवल डिक्लेयर किया है। अब इनको डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। तो तरीका क्या होगा, तो आप देखो ये जो पहला हमारा फंक्शन है रीड डेटा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो वॉइड। तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखे वॉइड।
अब हमको देना पड़ेगा क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्लास का नाम स्टूडेंट दे दिए। अब हम लोगों को देना होगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दे दिए। अब देना होगा फंक्शन का नाम रीड डेटा, और यहां पैरामीटर लिस्ट कुछ नहीं है, खाली है, खाली छोड़ देंगे। हाँ, तो अब क्या है कि हमको वैल्यूज का जरूरत है किन किन वेरिएबल्स के लिए, तो रोल नंबर, नाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मार्क्स। एवरेज तो मेरा इसी से कैलकुलेट हो जाएगा, ये हमको चाहिए नहीं, मैंने यूजर से इसको इनपुट नहीं कराना है। एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तीनों का सम बाय 3, लेकिन ये तीनों तो चाहिए। तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सिस्टम को हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते जाएंगे कि हमको किस चीज के लिए वैल्यू पहले चाहिए। मतलब जो कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, वैल्यू का इंतजार करेगा एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो किसका वैल्यू पहले एक्सपेक्ट कर रहा है यूजर से, तो ये हम स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे आप एटीएम में जाते हो तो सबसे पहले आता है स्क्रीन पे एंटर पिन, फिर एंटर अमाउंट, तो ये सब मैसेज आता है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ अभी हमको इस चीज के लिए डेटा देना है। अगर मान लीजिए वो मैसेज न आए, तब क्या होगा, क्या पता चलेगा कि अभी हमको पिन एंटर करना है कि अमाउंट एंटर करना है, ये पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग यूजर फ्रेंडली बनाते हैं प्रोग्राम को। तो ये काम करते हैं कि जब हमको वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि किस वेरिएबल के लिए वो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, वेट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम रोल नंबर के लिए इनपुट चाहते हैं, तो पहले एक आप मैसेज डिक्लेयर कर दो, सी आउट, न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिए स्लैशन, एंटर रोल नंबर, ठीक है। और तब हमको इस वेरिएबल के लिए वैल्यू एक्सेप्ट कराना है, तो सी इन स्टेटमेंट होता है इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, सी इन रोल, वेरिएबल मेरा रोल था। तो क्या होगा ना कि जैसे ही सी इन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। जब तक हम लोग वैल्यू रोल नंबर के लिए नहीं डालेंगे वो मेरा कंट्रोल आगे बढ़ेगा नहीं। तो जैसे ही तुम कोई वैल्यू एंटर करोगे वो रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, रोल में स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। फिर नेम चाहिए, सी आउट स्लैश एन, एंटर नेम। अब आप नेम के लिए वैल्यू एंटर कराओगे तो गेट्स नेम। अब देखो यहां पर हमने गेट्स यूज किया है, सी इन यूज नहीं किया है। इसका कारण यह है कि सी इन में जो वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे अगर हम मान लो किसी का नाम एंटर कराना चाहते हैं अमित कुमार, बीच में स्पेस रहेगा, तो अगर तुम यहां पर सी इन स्टेटमेंट यूज करोगे नेम के साथ और वैल्यू एंटर करोगे अमित स्पेस कुमार, तो नेम में केवल अमित आएगा, स्पेस के बाद वाला वैल्यू वो रीड नहीं करेगा, क्योंकि इस सी इन स्टेटमेंट के लिए स्पेस अलाउड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग गेट्स यूज करते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सब हेडर फाइल के बारे में तुम लोग 11th वाले क्लास में पढ़ चुके हो कि कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोगों को पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है जिसमें सारा स्पेसिफिकेशन रहता है उसके फंक्शन का, ठीक है। तो इसलिए यहां पर गेट्स यूज होगा ताकि हम लोग नाम में स्पेस भी यूज कर सके। नाम एंटर करने के बाद सी आउट, एंटर मार्क्स इन फिजिक्स। चाहो तो एक ही बार में दे दो और नहीं तो चाहो तो अलग अलग बार में भी दे सकते हो। तो चलो अलग अलग देते हैं। मार्क्स इन फिजिक्स, सी इन PHY, ठीक है। फिर हम लोग चलिए आते हैं अब नेक्स्ट, मार्क्स एंटर कराएं, एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री,
सी इन, जो वेरिएबल का नाम उसके लिए है वो, और फिर एंटर मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स और मैथ्स, तो सी इन मैथ्स। तो ये हमारा काम पूरा हो गया इस फंक्शन का, जिसमें हम लोग वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे थे डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। अब ये फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन लिखे, इसका बॉडी लिखे, ये क्या करेगा, तो हम तुमको कहे थे ये एवरेज कैलकुलेट करेगा और इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। तो तरीका वही, रिटर्न टाइप उसका void है, फिर क्लास का नाम स्टूडेंट है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैल्क एबीजी, पैरामीटर कुछ नहीं, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स का मार्क्स डिवाइडेड बाय 3, बस इसका काम इतना ही है। अब क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, ये इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम लोग एवरेज यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये सब डेटा मेंबर जो यहाँ पर हमने प्राइवेट में दिया है वो सब हम नाम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन क्लास का ही मेंबर है और क्लास का मेंबर उनके प्राइवेट डेटा, प्रोटेक्टेड डेटा, पब्लिक डेटा जो भी है उसको वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं प्रिंट डेटा के लिए लिखेंगे कोड, तो void क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम प्रिंट डेटा, ठीक है। अब आप डिस्प्ले करा दो, सी आउट रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या था, तो रोल, सी आउट नेम उसका क्या था, नेम, इसको पुट्स से दिखलाएंगे, कारण वही कि सी आउट में स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग गेट्स और पुट्स यूज करेंगे स्ट्रिंग पर काम जब करेंगे तब। हालांकि इसके अलावा और भी तरीका हो सकता है स्ट्रिंग पर काम करने के लिए, हम लोग उस पर डिटेल में और बात करेंगे जब एरेज पर काम करेंगे, ठीक है, या फिर डेटा फाइल हैंडलिंग में भी हम लोग उस पर बात करेंगे आगे। तो ये हो गया पुट्स, और तब फिर हम लोग आते हैं उसका एवरेज डिस्प्ले करा देते हैं। ग्रेड वाला काम अभी छोड़ देते हैं, लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग एवरेज मार्क्स उसका डिस्प्ले करा देते हैं, सी आउट एवरेज मार्क्स he obtained is ABG। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जाकर के ये मेरा क्लास का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, कि हमने एक क्लास बनाया था स्टूडेंट, ये सब डेटा मेंबर्स रखा था, ठीक है, फिर ये सब फंक्शंस हम लोग बनाए थे जो इन डेटा मेंबर्स पर काम करेंगे। क्या काम करेंगे वो हम क्लास के बाहर डिफाइन किए। क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए हम तुमको बताए तरीका ये होगा कि जो नाम हम लोग फंक्शन का लिखेंगे क्लास के बाहर जब डिफाइन करेंगे तो वो फुल फंक्शन नेम होगा या फिर क्वालिफाइड नेम हम उसको कह सकते हैं, और वो इस तरह का होगा कि सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम, साथ में पैरामीटर लिस्ट अगर कोई है तो, फिर बॉडी ऑफ फंक्शन मतलब जो कोड उसमें लगेगा वो, और तब फिर सारा फंक्शन इसी रूप में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया कि हम लोग किसी भी क्लास पर जब काम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अगर हम मेथड्स को या मेंबर फंक्शंस को हम आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना चाहें तब। तो ये तो बात हो गया कि भाई आप आउटसाइड द क्लास जब आप डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को तब उसका बात है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब फंक्शंस को हम लोग इनसाइड द क्लास डेफिनेशन डिफाइन करें
तब उसका तरीका क्या होगा, क्लास के अंदर डिफाइन करने पर उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या सेम यही प्रोसीजर होगा उसके लिए भी या कुछ अलग होगा? तो निश्चित रूप से थोड़ा तो अंतर जरूर होगा। तो अब हम लोग आते हैं कि जब फंक्शंस को हम लोग इनसाइड द क्लास डेफिनेशन डिफाइन करें, अब हम लोग आते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। जब फंक्शन को हम लोग क्लास डेफिनेशन के अंदर डिफाइन करेंगे, हम इसी को रख रहे हैं क्योंकि यही क्लास पर हम काम करना चाह रहे हैं। तो शुरुआत तो वैसे ही होगा कि भाई क्लास, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, फ्लोट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का मार्क्स, एवरेज, पब्लिक। अब हम लोग आते हैं कि जब क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करेंगे तब उसका हमको फुल फंक्शन नेम लिखने का जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग उसमें वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग जब फंक्शन डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल वे में जैसे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं उसी रूप में करेंगे। मतलब इसमें कोई हमको क्लास का नाम यूज करने का जरूरत नहीं है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करने का जरूरत नहीं है। सिंपली जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग पहला फंक्शन लिए थे रीड डेटा, वॉइड रीड डेटा, ठीक है। और सेम कोड इसका रहेगा कि पहले आपने रोल नंबर के लिए वैल्यू मांगा, एंटर रोल नंबर, सी इन रोल, फिर वही नेम और 3 सब्जेक्ट का मार्क्स। जैसा हम लोग मैंने मतलब ये कहने का है कि ये जो बॉडी ऑफ फंक्शन है वो सेम रहेगा जो अभी हम लोग पिछला एग्जांपल में देखे थे कि रीड डेटा का जो कोड हमने लिखा था एकदम सेम कोड वही आएगा, यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा, है ना। कि एंटर रोल नंबर, सी इन रोल, फिर एंटर नेम, गेट्स नेम, एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, सी इन फिजिक्स, एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री, सी इन CHEM, फिर मैथ्स, सेम कोड, कहीं कोई अंतर नहीं, कोड वही रहेगा। तुम्हारा अंतर केवल यहां पर आया फंक्शन का नाम देने पर। कि आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन जब हम डिफाइन किए थे तब हमको फुल फंक्शन नेम देना पड़ा था, है कि नहीं। क्लास के नाम के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और तब फिर फंक्शन का नाम, तब हमने फंक्शन का कोड लिखा था। लेकिन जब क्लास डेफिनेशन के अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसका फुल फंक्शन नेम लिखने का जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपल जैसे फंक्शन डिफाइन करते हो वैसे ही करोगे। तो उसी तरह से फिर अब एक चीज और देखो कि हम क्लास के लिए क्लोजिंग ब्रेस अभी दिए नहीं है, वो चल ही रहा है, ये अभी क्लास डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन हो रहा है। फिर वॉइड कैल्क एवरेज, इसका कोड था वही, एवरेज इज इक्वल टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बाय 3। और फिर तीसरा हमारा था प्रिंट डेटा, और इसका भी वही सेम कोड, सी आउट रोल नंबर रोल, और बाकी कोड फिर वैसे ही, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शन हम लोग डिफाइन कर लिए। अब क्लास के लिए हम लोग क्लोजिंग ब्रेस देंगे, ठीक है। तो यहां हमने क्लोजिंग ब्रेस दे दिया, सेमीकोलन दे दिया, तो यहां मेरा क्लास डेफिनेशन एंड हो गया। तो ये तरीका आपका हो गया जब फंक्शन को हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, एकदम सेम वे, उसी वे में डिफाइन करेंगे जैसे हम लोग नॉर्मली फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कोडिंग वैसे ही रहेगा,
जैसे क्लास के बाहर था, बाकी कोड एकदम सेम सिमिलर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्लास के अंदर और बाहर डिफाइन करने पर अंतर केवल एक जगह पर आएगा, फंक्शन के नाम को देने पर। बाहर देंगे तो फिर हम लोग उसका फुल फंक्शन नेम यूज करेंगे, अंदर देंगे तो नॉर्मल वे में। तो चलिए, ये तो बात हो गया कि हम लोग जब क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, उसके सारे मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाई क्लास तो डिफाइन कर लिए, उनके मेंबर फंक्शंस को भी डिफाइन कर लिए, तो अब इनको यूज कैसे किया जाए। क्या हम लोग जो अभी कोड लिखे थे, क्या वो मेरा सफिशिएंट है क्लास यूज करने के लिए? तो इसका जवाब होगा नहीं। हम याद करो लास्ट डे भी कहे थे, जब लास्ट वीडियो तुम लोग देखे होगे, तो हम उसमें भी कहे थे कि केवल क्लास डिफाइन कर देने से हमारा काम पूरा नहीं होता है। क्लास डिफाइन किए मतलब हमने केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि भाई हमारा एक डेटा टाइप है जिसका फॉर्मेट ये है, जिसमें ये सब वैल्यूज की आवश्यकता है, और उनमें ये सब मेंबर फंक्शंस हैं जो क्या काम करेंगे उनके कोडिंग से पता चल रहा है। लेकिन उसको मेमोरी नहीं मिल रहा है। जैसे याद करो, हम कहे थे कि केवल INT लिख देने से तुम्हारा उसको मेमोरी अलॉट 2 बाइट या 4 बाइट जो भी है वो उसको नहीं मिल जाएगा। मेमोरी उसको तब मिलेगा जब हम लोग उसका वेरिएबल्स बनाएंगे। तो क्लास के लिए भी वही बात है कि आप क्लास को यूज तभी कर सकते हो जब उसको मेमोरी अलॉट होगा, और मेमोरी अलॉट तब होगा जब हम लोग उसका इंस्टेंस बनाएंगे, या ये कहें कि हम लोग क्लास के लिए वेरिएबल बनाएंगे, और क्लास के वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उसको डिफाइन करने का तरीका वही होगा कि जैसे हम लोग डेटा टाइप देते हैं और फिर वेरिएबल का नाम देते हैं, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी जब क्लास बना लेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए तरीका हम लोग वही उपयोग में लाएंगे कि क्लास का नाम और तब फिर उसका वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट का नाम। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उनके मदद से कैसे और कौन कौन सा मेंबर हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या होगा यूज करने का। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा डिटेल में बात करेंगे, पूरे एक क्रमवार तरीके से। ठीक है।